हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम एटम्स के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे कि क्या क्या लोगों ने अपने थॉट्स रखे, कौन कौन से फिलोसफर ने बहुत सारी अपने अपने जो थॉट्स रखे, और उसके बाद हम कैसे यहाँ तक आए कि एटम्स क्या चीज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे, फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे कि क्या क्या है फिलोसफर, कौन कौन से फिलोसफर ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें जो अपने अपने थॉट्स दिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंशियंट टाइम में जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे वो क्या थे, हमेशा वंडर्ड रहते थे कि अननोन और अनसीन मैटर को सर्च करने के लिए कि क्या चीज़ थी, उसके बारे में बहुत सारी उनमें क्यूरियोसिटी थी। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम हो गया, फिर आया 500 BC। तो उस टाइम क्या हुआ, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम डिवाइडिंग की तरफ जब जाएंगे मैटर्स को, जिसको उन्होंने पदार्थ बोला, तो उसमें क्या होगा कि उनमें जब हम डिवाइड करेंगे उस पदार्थ को तो हमें बहुत स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, और वो इतने स्मॉल होंगे कि उनको उसके आगे डिविजिबिलिटी उनकी इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया उसको। फिर से आए एक और इंडियन फिलोसफर आए, ठीक है, जिनका नाम था पाकुदा कात्याम्मा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को और इलेबोरेट किया और उन्होंने बताया ये जो पार्टिकल्स हैं जिसको हमने परमाणु बोला, दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। और इससे क्या बनता है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बनने में। ओके, तो आई होप आपको ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। फिर क्या आया, फिर आया डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, इन्होंने ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने सुजेस्ट किया when we keep on the dividing the matter there comes a time when no more division of particles can take place। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम मैटर को, ही चीज़ जो पहले इन्होंने बोली थी हमारे फिलोसफर ने, वही चीज़ को इन्होंने इलेबोरेट करके बोल दिया कि हम किसी पार्टी जो इस मैटर है इसको हम ब्रेक करते जाएंगे, ऐसे ब्रेक करते जाएंगे तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका डिवीज़न ही मतलब कभी नहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम एटम्स। और वो क्या रहता है, इनविजिबल रहता है। बट ऑल दीज आइडिया वर नॉट बैक्ड अप बाई मैनी एक्सपेरिमेंटल पीसीज ऑफ एविडेंस अंटिल एंटोनी लैब्रोइजर प्रोवाइड्स टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है, जो लैब्रोइजर है, ठीक है, लैब्रोइजर है, इन्होंने क्या किया, टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए इन सब चीज़ों को समझाने के लिए कि जो हमने पढ़ा वो सही चीज़ है कि मैटर में जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसमें हम क्या करेंगे, जो इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही लॉज को पढ़ेंगे। इन लॉज को हम अभी ये आपके जो बड़ी क्लासेस में आपको, जब आप 10th में पहुंचोगे या इसी आगे में 9th क्लास में आपको ये सारे समझने को मिलेंगे। लेकिन इसमें हम अभी इन दो को ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही पढ़ेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बोलते हैं जो मास है वो कभी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या बोला है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे दो रिएक्टिंग मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स या रिएक्टेंट्स हैं, उनका जो मास पहले था, जैसे मान लो किसी का हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट आएगा ए बी। ठीक है, मतलब एक ये है सॉल्यूशन बनने का तरीका। तो देखो जो मास है ए का, ठीक है, और जो मास है बी का, वो क्या बनेगा, उनका जो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका जो मास होगा, तो मास होगा ए और बी का। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए को हमने 10 माना, मतलब मास जो है, और बी का 5 माना, तो जो लास्ट में प्रोडक्ट का मास आएगा वो कितना आएगा, 10 + 5 15। ठीक है, तो क्या होता है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग मैटर्स
इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। इन दोनों का मास हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें बोला है इन अ केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कि क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है, और हाइड्रोजन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, H को हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, तो उनका जो वाटर में रेशो रहता है वो रहता है 1:8। ठीक है, तो इनका चाहे आप इनको वाटर का 1 मॉलिक्यूल ले लो या उससे ज़्यादा के ले लो, वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। वही चीज़ बताई है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, इफ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये तो हमने पढ़ी दिया कि लेबोजियर ने दिया है, तो वो चीज़ बताइए कि जैसे 18 ग्राम्स ऑफ H2O है तो 2 ग्राम्स ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमने रेशो निकालोगे तो आप क्या रेशो निकालोगे, 2/16 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो कितना रहेगा 1:8, जो हमने पीछे भी पढ़ा। वही हमने देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया आपने, 36 ग्राम्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे जब 36 होगा, ठीक है, तो देखो 36 होगा तो यहाँ पे जो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ग्राम्स है, और ऑक्सीजन कितने हो गए 32। तो ठीक है, तो आप 4 से 32 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1:8 ही आएगा। तो क्या बोला कि वही चीज़ बोली है, दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। और यही चीज़ हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी। ठीक है, कि जो है हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही जो है वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस में। फिर है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जो एटॉमिक थ्योरी है इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। आपसे पूछा जाता है कि आपको याद रखना है, तो इसमें हमेशा एक चीज़ से याद रखो, इसको हमेशा ही पढ़ना है, तो हमेशा जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इससे आपको ये याद रहेगा कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, जॉन डाल्टन ने दी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ये जो 2 लॉज हमने भी पढ़ी इनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की है। ठीक है, एज पर द थ्योरी ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट्स, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो मैटर्स है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, इनमें कंसिस्ट जो पाए जाते हैं टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम एटम्स। ठीक है, और ये पोस्टुलेटेड बाई ऑफ द एटॉमिक थ्योरी बाई जॉन डाल्टन, इन्होंने पढ़ दिया है। तो फर्स्ट क्या थ्योरी दी थी इन्होंने, उसमें से फर्स्ट क्या दिया है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो हमने भी पढ़ा हुआ है कि जो मैटर्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम, एंड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, सेकेंड क्या है, एटम्स नेवर फॉर्म्स नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो एटम्स हैं ना ही उनको हम फॉर्म कर सकते हैं और ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम नेचर, दे हैव द सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो किसी एलिमेंट्स के एटम्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं सेम नेचर को। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएंट नेचर, दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके एटम्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं वेरिएंट नेचर को। दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है जो अदर एलिमेंट के एटम्स के पास होती है। एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंटेनिंग देम इन अ रेशो ऑफ होल नंबर्स।
तो क्या होता है कि एटम से हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन वो कंबाइन करना पड़ता है फिक्स रेशो में या होल नंबर्स में। अ कंपाउंड कंटेन्स अ कांस्टेंट नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। ओके, तो ये क्या है, जो थ्योरी दी है जॉन डाल्टन ने, आपको पढ़नी है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहती है। फिर है एटम्स। वी कैन कॉल एटम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेटल्स। ठीक है, हमारे जैसे हमारे घर जब हमारी बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या है, उसमें जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक होती है, जो ईंटें होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह का वर्क करती है। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो मैटर बनता है तो उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह क्या करते हैं, एटम जो है वर्क करता है। जस्ट लाइक अ ब्रिक आर द बिल्डिंग ब्लॉक इन ऑफ ए बिल्डिंग। ओके, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये देखो यहाँ पे कोई छोटा पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स भी देखो किससे बनकर बना है, देखो छोटे छोटे एटम से। देखो यहाँ पे ये एटम्स है, ये वाला एटम है, ये वाला, देखो अलग अलग बनके इन्होंने क्या किया, मिक्स करके अलग से फॉर्म क्रिएट कर दिया है। तो एटम क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी डिविजिबिलिटी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस मेजर इन नैनोमीटर्स। तो जो एटम का रेडियस है उसको हम क्या करते हैं, नैनोमीटर्स में करते हैं। तो नैनोमीटर्स कितना हो गया, तो 1 मीटर में देखो कितने होते हैं, 1.10 की रेशो 9 नैनोमीटर। ठीक है, तो इससे देखो आप कितना साइज है इसका। एटम ऑफ हाइड्रोजन देखो इतना छोटा है, मतलब 1/10 रेशो की पावर इतना। इसका मतलब होता है, ये आपको पढ़ा ही होगा मैथ में, कि जब भी किसी की पावर a की पावर 10 है तो उसका मतलब है a जो है 10 टाइम मल्टीपल है। वहीं लेकिन a की पावर -10 हुई तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर -10। और इसको जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो साइज़ क्या क्या है रेडियाई के इन मीटर्स में और एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो हमेशा यही चीज़ याद रखना, जो एटॉमिक रेडियस है उसको मेज़र करते हैं नैनोमीटर्स में, और इसका कितना रहता है 1 इतने मीटर्स। ओके, फिर है सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो डाल्टन ने क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सिंबल का यूज़ किया। ठीक है, इन एलिमेंट्स के लिए। When he used a symbol for an elements, he also meant a definite quantity of that elements. That is one atom of that elements. ठीक है, Berzelius suggested that symbols of elements be made from 1 or 2 letter of the name of the elements. ठीक है, तो क्या इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने क्या किया था, डाल्टन ने सुजेस्ट किया था, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि हमें सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए, और उन्होंने यूज़ किया सिंबल्स का। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, डेफिनेट क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग से किए। लेकिन वही जो बेर्जेलियस है, उन्होंने सिंबल्स के जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का है, तो ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने ये सिंबल यूज़ किया, फॉस्फोरस के लिए ऐसे, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, ये क्या किया डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, कि ऐसे से यूज़ किए इन्होंने सिंबल्स। लेकिन वही जो ब्रेजिलियस है, उन्होंने जैसे हाइड्रोजन का है तो H मान लिया, हीलियम का तो He मान लिया, ऑक्सीजन का O मान लिया, ठीक है, कार्बन का C मान लिया। तो इन्होंने वैसे वैसे दिए थे, लेकिन डाल्टन ने देखो इस तरह से सिंबल्स दिए थे, इन्होंने अलग स्टेट टाइप के सिंबल्स दिए थे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।